नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें और चौधरी देवीलाल की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवारी। दोस्तों, आज हम उस घटना को जानेंगे जिसकी वजह से चौधरी देवीलाल के पिता चौधरी लेखराम सिंह को भी जेल जाना पड़ा और चौधरी देवीलाल के नाम की जो जेल में बेड़ियां जो थी वो उनके नाप की नहीं मिली। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह का भी एक प्रसंग आज के वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, 1919 के साल में चौधरी देवीलाल के जो पिता थे चौधरी लेखराम जी, वो तेजाखेड़ा से चौटाला गांव में आकर रहने लगे थे और चौधरी देवीलाल की वजह से चौटाला गांव आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम सब लोग चौटाला गांव के बारे में जानते हैं, वीवीआईपी लोगों का गांव है वो। चौधरी देवीलाल का समस्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन चौटाला गांव के साथ संबंध रहा और आज चौटाला गांव को चौधरी देवीलाल के नाम से जोड़कर देखा जाता है। ये एक सौभाग्य है चौटाला गांव के लोगों का कि उनका गांव इतना प्रसिद्ध है। और चौटाला गांव और उसके दो तरफ तेजाखेड़ा, आसाखेड़ा और भारूखेड़ा इत्यादि जो गांव का 52,000 बीघे का जो रकबा है वो चौटाला गांव के जाटों की 3 गोत्रों की संपत्ति होता था। और ये गोत्र थे गोदारा, सिहाग और सहारण। इन गांव में उस समय चौटाला सबसे बड़ा गांव था और यह बात आज भी उतनी ही सत्य है। और बड़े बड़े जमींदारों ने चौटाला गांव में अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बना ली थी। उनमें से कई हवेलियां तो आज भी ज्यों की त्यों संरक्षित हैं। और जो जमींदार चौटाला के आसपास के उन गांवों में जहां उनकी अधिक जमीन थी रहते थे, वे भी बाद में आकर चौटाला गांव में रहने लगे थे और एक तरीके से जमींदारों का हब चौटाला गांव हो गया था। और जमींदार आसपास के गांव में फैली अपनी जमींदारी की जो देखरेख है वो चौटाला गांव में रहकर करने लगे थे। एक जमाने में चौटाला गांव में कुल 28 बड़े जमींदार रहा करते थे और इसके बाद भूमिहीन और छोटे किसान रहते थे जो उन बड़े जमींदारों के आश्रय पर रहते थे। देवीलाल जी ने अपने बचपन से ये देखा था कि इस जो क्षेत्र है इसमें जो जमींदार हैं असल में जिंदगी तो वही जीते हैं और गांव के छूत अछूत सभी जातियों के लोगों को जो भूमि की जोत थी उसके लिए जमींदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। मालिक जिसको चाहते थे उसको जमीन देते थे। इच्छा और आवश्यकता के अनुसार कभी भी जमीन छुड़ा ली जाती थी, दूसरे मुजारे को दे दी जाती थी। ये उनका अधिकार उनके पास सुरक्षित था। और जमीन के इस लेन देन के संदर्भ में मर्जी मालिकाने शब्द कहा जाता है, टेनेंट्स एट विल कहा जाता है, जिसको जो मुहावरा है वो प्रचलित उस दौर में था। और इसके शिकार सभी भूमिहीन किसान चुपचाप स्वीकार करते रहते थे क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और जमींदारों के फैसलों के बारे में तर्क करने की गुंजाइश और आज़ादी का अवकाश, आज़ादी का प्रावधान उस समय का जो अंग्रेजी शासनकाल था उसमें नहीं था। और इन्हीं व्यवस्थाओं में पहले पले बड़े देवीलाल को मुजारों और छोटों किसानों में उनका रुझान हमेशा रहा इन्हीं वजह से। हालांकि वो एक अच्छे जमींदार परिवार में जन्मे थे इसके बावजूद। और अगर उनके राजनीति में प्रवेश की कहानी को जानने की कोशिश की जाए तो चौटाला गांव में चौथी जमात के बाद जब वो मंडी डबवाली के स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो वहां पहली बार देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को बड़े स्तर पर उनको जानने का मौका मिला। 31 दिसंबर 1929 को जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का ऐलान किया तब देवीलाल 15 साल के थे। कांग्रेस की खबरें तब जन जन की जुबान पर चढ़ने लगी थी। गांधी जी, नेहरू चर्चा में थे और स्कूल में जो अध्यापक थे वो मौका मिलने पर आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी बच्चों को खबरें दिया करते थे। और 1929 में जब मोगा शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए चौधरी देवीलाल चले गए तो वहाँ आज़ादी के आंदोलन की हलचल बहुत ज़्यादा रहने लगी थी। और 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में देवीलाल अपने स्कूल के साथी बलवंत सिंह के साथ कांग्रेस के स्वयंसेवक बनकर शामिल हुए थे। बलवंत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका बहुत नाम एक जमाने में रहा और ये उनकी पहली राजनीतिक सक्रिय भागीदारी देवीलाल जी की थी। पहला कदम भी आप इसको कह सकते हैं। इस अधिवेशन से लौटने के बाद देश का जो आज़ादी का स्वरूप था आंदोलन का वो बिल्कुल बदल गया था। दोस्तों, देशभक्ति का प्रचार करने वाले अखबारों को पढ़ने का शौक एकदम से ज़्यादा हो गया था
और उन दिनों स्वामी केशवानंद जी, अगर आपने नाम सुना हो, बहुत बड़ा नाम था, वो फिरोजपुर जिले के लिए कांग्रेस के डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे। और गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति की दिशा में तेजी लाने के लिए जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, एक तरीके से फिरोजपुर में स्वामी केशवानंद जी उसके पिलर थे। और समस्त भारत में नमक कानून को तोड़कर गांधी जी के सुझाए हुए रास्तों पर चलते हुए कांग्रेस के स्वयंसेवक गिरफ्तार होते थे और स्वामी केशवानंद स्वयंसेवकों का एक जत्था लेकर मोगा शहर में उस दौर में आए थे। असहयोग का प्रचार करने के लिए घर में बनाए हुए नमक की छोटी छोटी पुड़ियाओं को उस समय नीलाम किया जाता था दोस्तों, और नीलामी की राशि फिर कांग्रेस के संगठन को बड़ा करने में काम आती थी। उस समय स्कूल में पढ़ रहे देवीलाल ने स्वामी केशवानंद जी से नमक की एक छोटी सी पुड़िया 25 रुपयों में खरीदी थी नीलामी में, और गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था और ब्रिटिश हुकूमत के काले कानून को तोड़कर अपना देशभक्ति का परिचय दिया। और गांधी जी ने उस समय करीबन 80 जो जत्थे के साथ साबरमती में नमक कानून को भंग किया था, और नमक की पुड़िया खरीदने की वजह से देवीलाल जी को पूरा महीना फिर बड़ी तंगी से गुजारना पड़ा, क्योंकि उस समय के 25 रुपये आप अंदाजा लगा सकते हैं आज कितने बनते होंगे, लाखों में वो अमाउंट माना जाएगा। लेकिन संपन्नता थी, परिवार ने दे रखा था, लेकिन ये बताने की हिम्मत नहीं हुई कि नमक की पुड़िया 25 रुपये में खरीदी है। और उस समय पूरे भारत में इस प्रकार के जत्थों का रिवाज एक तरीके से चल पड़ा था, और उस समय स्कूलों में जो देशभक्त विद्यार्थियों पर एक खास निगाह रखी जाने लगी थी, देशभक्ति का प्रचार करने वाले अखबारों को स्कूलों में नहीं पहुंचने दिया जाता था। अखबारों को छात्रावास में लाने तक की मनाही होती थी। और 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में आने के बाद चौधरी देवीलाल निरंतर मोगा रेलवे स्टेशन से प्रताप अखबार, मिलाप अखबार, वंदे मातरम अखबार, इन सारे देशभक्ति वाले अखबार खरीदकर वो ले आते थे और खुद पढ़ने के बाद चुपचाप दूसरे छात्रों को पढ़ने के लिए दिया करते थे। थोड़े दिन ये सिलसिला चला, लेकिन पकड़ में आ जाती है माते तो देवीलाल जी और उनके जो साथी थे बलवंत सिंह जी, उनको छात्रावास से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद कुछ दिन वो शहर में एक कमरा किराए पर लेकर मजे से रहे अपने दोस्त के साथ, लेकिन घर वालों तक बात पहुंचनी थी, पहुंच गई। और इन परिस्थितियों में घर आने का सवाल नहीं उठता था, क्योंकि चौधरी लेखराम बहुत सख्त किस्म के इंसान थे, तो यहाँ वहाँ दाएं बाएं भटकने के अलावा चौधरी देवीलाल के पास कोई चारा नहीं था। मोगा में रहते हुए जब उनको ये पता चला कि अमृतसर में कांग्रेस के जो वयोवृद्ध नेता हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, वो आने वाले हैं, तो देवीलाल जी ने अपनी टिकट कटाई ट्रेन की और अमृतसर पहुंच गए। लेकिन तब तक मालवीय जी अपना भाषण खत्म कर चुके थे। जैसे जैसे उनका भाषण खत्म हुआ, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, और इसके बाद वहाँ से ये ऐलान हुआ कि कांग्रेस को स्वयंसेवकों की ज़रूरत है, जो भी नौजवान अपना नाम लिखाना चाहता है लिखवा दे। तो जोश में देवीलाल ने भी अपना नाम स्वयंसेवकों में लिखवा दिया, और इसके बाद कई दिनों तक वो फिर लाहौर में, अमृतसर में, लुधियाना में धरने प्रदर्शनों में हिस्सा लेते रहे। इसके बाद जब उनको पता चला कि पिताजी लेखराम एक मुकदमे के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, तो वो अपने गांव चौटाला आ गए। चौटाला गांव के मंदिर से देवीलाल जी ने एक घंटी उठाई और उस घंटी को बजाते हुए गांव में 3 दिन तक स्वतंत्रता को लेकर जलसे का ऐलान करते रहे। और उन जलसों में छबीलदास जी की छोटी छोटी पुस्तिकाएं बांटी गई। वो बहुत प्रसिद्ध पुस्तिकाएं थी, आज़ादी के आंदोलन में बड़ा योगदान उनका होता था। 3 दिन बाद पिताजी लौटे तो आमना सामना किए बगैर देवीलाल जी रोहतक चले आए, और हालात ये हो गए थे कि पिताजी की नाराज़गी और डर की वजह से अब उनके जो ठिकाने थे वो धर्मशालाओं में बन गए थे, और जो मांगने से मिल जाता था उसको खा लेते थे। पढ़ाई छूट सी गई थी और सारा दिन कांग्रेस का ही काम करने का उनका सिलसिला चल पड़ा था। उन दिनों दोस्तों फिरोजपुर, हिसार, सिरसा, डबवाली और गंगानगर का जो इलाका था, उनमें स्वामी आत्मानंद जी एक बहुत बड़ा नाम था कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में। अलग अलग मुकदमों में लगभग 3-4 जिलों की पुलिस स्वामी आत्मानंद जी को गिरफ्तार करना चाहती थी, और स्वामी जी ने हिसार के पास ही एक गांव में खेतों में जो पूड़े होते हैं हमारे बाजरे के, इनका मरीड़ा सा वो जो लगा देते हैं, कुछ जगह झींवर शायद उसको बोलते हैं, उनके बीच में अपने सोने का स्थान बनाया हुआ था। रात के समय वो वहाँ से निकलते थे और फिर गांव में आज़ादी का आंदोलन का प्रसार करते थे, और सूरज निकलने से पहले वापस अपने पूड़ों में लौट जाते थे। स्वामी जी जिस दिन चौटाला गांव में आए, उस दिन डबवाड़ी के डॉक्टर बलवंत सिंह शर्मा को आज़ादी के आंदोलन में सत्याग्रह में अपनी पहली गिरफ्तारी देनी थी।
चौटाला गांव की ओर से आज़ादी के आंदोलन में डॉक्टर बलवंत जी की जो पहली जेल यात्रा थी और डॉक्टर शर्मा को देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए थे। लोगों में इतना जोश था कि जब पुलिस डॉक्टर बलवंत शर्मा को पकड़कर चौकी में ले जाने लगी तो भीड़ ने फिर पीछा किया, चौकी पर हमला किया और बड़ी मुश्किल से लोग शांत हुए। पुलिस डर के मारे डॉक्टर बलवंत को चौटाला थाने में नहीं रख पाई और उनको फिर संगरिया रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर चल पड़ी। संगरिया दोस्तों चौटाला गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और भीड़ लगातार पीछा कर रही थी पुलिस का। डॉक्टर बलवंत सिंह शर्मा जब संगरिया स्टेशन पर पहुंचे तो हरी बेलों की मालाओं से लदे हुए थे। पुलिस उनको रेलगाड़ी में डबवाली ले आई और चौटाला की जनता नारे लगाते हुए वापस लौट गई। संगरिया राजस्थान की सीमा में पड़ता था दोस्तों, और वहां उस समय जो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उनका शासनकाल था। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल की कई कहानियां वहां पे प्रचलित हैं दोस्तों, उनकी शक्ति की भी कई कहानियां हैं। महाराजा गंगा सिंह जी की जो पुलिस थी वो घबरा गई। उन्होंने अपने महाराजा गंगा सिंह से चौटाला गांव के देवीलाल, डॉक्टर गणपत सिंह वर्मा और स्वामी आत्मानंद इत्यादि जो कांग्रेसी थे उनकी शिकायत की और कहा कि वो रियासत में विद्रोह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा के उन्होंने खूब कान भरे। इसके बाद महाराजा गंगा सिंह योजना बनाकर हनुमानगढ़ इलाके में शिकार खेलने के लिए आए और उन्होंने डॉक्टर गणपत सिंह वर्मा को हनुमानगढ़ बुलावा भेजा। राजा ने अपने साथ एक घुड़सवार भी भेजा था और एक खाली घोड़ा भी भेजा था। डॉक्टर वर्मा संगरिया में नहीं मिले तो घुड़सवार चौटाला गांव में आ गए और डॉक्टर वर्मा से उन्होंने कहा कि आपको महाराजा धीराज जो गंगा सिंह जी हैं उन्होंने हनुमानगढ़ बुलाया है। अब वर्मा जी का परिवार हो, चाहे जो देवीलाल का परिवार हो, चाहे स्वामी आत्मानंद जी का परिवार हो, जब उनको ये खबर लगी तो कयास लगाए जाने लगे कि अब महाराज गंगा सिंह से भी विद्रोह करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो उनको वापस ना आने दें। और उस जमाने में रियासत के महाराजा गंगा सिंह विद्रोह के डर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि बंद सलाखों में जो अंधेरे वाले कमरे होते थे उनमें डालकर रखते थे और महीनों महीनों तक उनके परिवार वालों को कोई खबर नहीं मिला करती थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी, चूंकि आज़ादी का आंदोलन तेज हो गया था तो महाराज ने भी शायद अपनी रणनीति बदल ली थी। और डॉक्टर वर्मा की ये खुशकिस्मती थी कि महाराज गंगा सिंह ने उनको केवल पूछताछ के बाद छोड़ दिया, बल्कि ये भी उन्होंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब हमारा राज तो देसी राज है, आपका ही राज है और इसके विरुद्ध आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो आप बता दो, हम उसको दूर कर लेंगे। तो ये समय का फेर था जो महाराजा गंगा सिंह ने भी समझ लिया था। डॉक्टर वर्मा ने फिर उनसे नम्रतापूर्वक, जो गंगा सिंह जी थे महाराजा, उनको कहा कि राजा साहब मैं तो संगरिया में रहता हूँ और अलग अलग इलाकों के जो देशभक्त हैं मुझसे मिलने के लिए आते रहते हैं, जिनमें देवीलाल और आत्मानंद जी भी मेरे ही साथी हैं और हम देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। आपकी पुलिस ने, मुझे पता है कि आपको हमारे खिलाफ भरा है। आप अगर अपनी पुलिस को कह दें कि उन्हें अनावश्यक रूप से तंग ना किया जाए तो हम खुश रहेंगे। हम आरोप से कोई विद्रोह नहीं है और हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, हमारा आपसे निजी कोई विरोध नहीं है। तो राजा को भी ये बात समझ में आ गई कि बात तो ठीक कह रहा है कि ये तो देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी पुलिस को आदेश जारी किए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तंग ना किया जाए। इसके बाद उन्होंने ना डॉक्टर साहब को छेड़ा, ना आत्मानंद जी को छेड़ा और ना देवीलाल को छेड़ा, और वो आराम से उस एरिया में अपनी जो गतिविधियां थे वो चला पाए थे। और जब भी पुलिस से बचना होता था कई बार उस इलाके में चले जाते थे। उस समय राजस्थान, पंजाब के अनेक भागों में गिरफ्तार होने वाले जो सत्याग्रही थे उनके सम्मान में फूलों का अभाव होता था दोस्तों। फूलों की खेती तब उतनी नहीं थी, तो पुष्पमालाएं बहुत कम थी, बल्कि जो खेतों में किसान क्या करते थे, जो बेल होती हैं हमारी फसलों में, उन बेलों को माला की शक्ल देते थे और फिर उसको गले में पहनाया जाता था। और उन्हीं दिनों चौटाला से 7-8 किलोमीटर दूर कालवाड़ा एक गांव है, उसमें एक सफ़ेदपोश चौधरी लूणाराम जाखड़ जी होते थे। उन्होंने अपने घर के आगे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रभात फेरी को निकलने से रोक दिया था। लूणाराम जी और देवीलाल जी के परिवार के बीच अच्छे संबंध थे, परंतु कांग्रेस की वजह से इनका विरोध परस्पर बढ़ता जा रहा था। चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजकर लूणाराम जाखड़ जी के इस व्यवहार के खिलाफ कालवाड़ा में कांग्रेस पार्टी का मोर्चा शुरू कर दिया। और जब इसकी सूचना आसपास के गांव में पहुंची तो कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त जुलूस
कालवाड़ा गांव में आने लग गई। सरकार ने कार्रवाई के लिए कालवाड़ा में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और जुलूसों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए गए। और वो दौर थे जब दोस्तों एक पुलिस वाले को देखकर पूरा गांव भाग खड़ा होता था, और उस दौर में मोर्चा वहां पर लगाया गया। लोगों में जोश इतना अधिक था कि इसके विरुद्ध जुलूस में शामिल होने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन फिर बढ़ती गई, और वो जो मोर्चा था वो बहुत बड़ा होने लगा। चौधरी देवीलाल चौटाला से ही इसका संचालन करते थे, और कालवाड़ा गांव के तालाब पर आंदोलनकर्ताओं ने अपना खाना पकाना शुरू कर दिया। जुलूस की शक्ल में जो लोग आते थे वो अपने साथ आटा भी लाते थे, और लकड़ियों का इंतजाम गांव में हो जाता था, और गांव के तालाब पर लगातार कई महीनों तक ये सिलसिला चला, लंगर चलता रहा। और मोर्चे को शुरू हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि देवीलाल को चौटाला गांव से पुलिस ने पकड़ लिया। ये उनकी पहली गिरफ्तारी इसमें थी। और जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई तो उस समय तक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से वो झंडे निकाल रहे थे। कांग्रेस का दफ्तर गांव का जो सेठ थे गंगाराम, उनकी दुकान में उस समय होता था, और उस दिन उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में गांव में एक महिला सभा का गठन किया था, और बाल सभा, नौजवान भारत सभा जैसी संस्थाओं का अस्तित्व पहले ही गांव में था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चौटाला गांव में आज़ादी का जो आंदोलन था वो अच्छा खासा जोर उस समय पकड़ चुका था। और महिला सभा के सिलसिले में गांव में जुलूस निकालने की तैयारी जब देवीलाल कर रहे थे, तभी देवीलाल जी को पुलिस ने धर दबोचा। जब गांव के लोगों को पता चला कि देवीलाल को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो पूरे गांव में पहली बार हड़ताल हुई। और गांव की हड़ताल का स्वरूप दोस्तों शहरों जैसा था नहीं, वहाँ कोई बाजार तो थे नहीं। तो गांव के जो किसान थे उन्होंने खेतों में हल चलाना बंद करके हड़ताली होने का परिचय दिया था, और चौटाला के खेतों में चलते हुए हल कांग्रेस की एक पुकार पर रुके थे। बड़ी संख्या में लोग गांव के बाहर एक गांधी चौक है वहां पर इकट्ठा हो गए थे, और पुलिस चौकी की तरफ फिर वो चल पड़े थे। किसानों की भीड़ देखकर पुलिस डर गई, और एक पुलिस अधिकारी ने देवीलाल से कहा कि वो भीड़ को तितर बितर हो जाने का आदेश दें। देवीलाल ने निडरता के साथ कहा कि पहले आप मुझे हवालात से बाहर निकालिए, तब मैं भीड़ को शांत करूंगा। मजबूर होकर उनको हवालात से बाहर निकालना पड़ा, और वो फिर एक ऊंची चौकी पर खड़े होकर उन्होंने भीड़ को संबोधित किया। ये पहला संबोधन उनका इस तरीके से था, और एक नायक की तरह वो बोल रहे थे, और लोग शांत हो गए, और धीरे धीरे भीड़ अपने घरों की तरफ लौट गई। गांव और इलाके की शांति भंग होने के डर से पुलिस ने देवीलाल को फिर लेकर संगरिया की तरफ ले आई, और संगरिया स्टेशन पर भी देवीलाल को देखने के लिए हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। तो गाड़ी से जब इनको रास्ते में, फिर इसके बाद इनको हिसार जेल में लाकर बंद किया गया। हालांकि इमरजेंसी में वो हिसार जेल में रहे, लेकिन ये उनकी पहली गिरफ्तारी थी, और इस समय तक इनकी जो सरगर्मियां थी वो प्रशासन के लिए सिरदर्द बनने लगी थी। जो अंग्रेजी शासन था उसने सोचा कि देवीलाल को कांग्रेस से विमुख करने के लिए इसके परिवार को तंग करना पड़ेगा, और इसी विचार से, इसी योजना में पुलिस ने इनके पिताजी लेखराम सिहाग जी और देवीलाल के तायाजात भाई थे राय सिंह जी, उनको थाने में बुलाया और उनके हथियार जब्त कर लिए। बाद में उन्होंने सोचा कि इससे कुछ बात नहीं बनी, कुछ और करना चाहिए। तो पुलिस का एक पदाधिकारी इनके घर आया और बोला कि आपके पास जितने भी कारतूस हैं वे हमें हमारे हवाले कर दो। और इन्होंने कारतूस के डिब्बे पुलिस के हवाले कर दिए, और उन्हीं के आधार पर पुलिस ने देवीलाल और देवीलाल के जो पिता थे चौधरी लेखराम, और उनके जो ताया भाई थे ताऊ के, वो राय सिंह जी, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। देवीलाल जी पहले ही गिरफ्तार होकर हिसार जेल में थे। उन दोनों पर घर में नाजायज कारतूस रखने का झूठा मुकदमा बनाया गया था, और दोनों को सिरसा जेल में रखा गया। सब रिश्तेदारों में इस बात की खबर फैल गई था। गिल्ला खेड़ा से चौधरी गंगाराम, चूड़ी गांव से चौधरी चिरंजीलाल, चौधरी साहब के ससुर होते थे चौधरी गणेशाराम, और चौटाला से चौधरी शिवकर्ण सिंह गोदारा फिर मिलने के लिए देवीलाल के पास हिसार जेल में आए। उस समय हिसार में जो डीसी होते थे वो श्री कृपलानी होते थे, और हिसार के एसपी उस समय संत प्रकाश सिंह थे। इन दोनों के माध्यम से ही इन सभी को देवीलाल से मिलने की इजाज़त मिल गई, और अपनी मुलाकात में, ये तो बुजुर्ग लोग थे सारे, उन्होंने देवीलाल की खूब बेइज्जती करी और देवीलाल को बहुत धमकाया, कहा कि तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे पिता जेल में पड़े हैं, और तुमने परिवार का नाम ऊंचा करने की बजाय नाक कटवा दी है।
और आखिर में उन्होंने देवीलाल को इस बात के लिए मना लिया कि वो अपनी जमानत लेकर जेल से बाहर आ जाएंगे, ताकि उनके पिता और भाई राय सिंह को पहली तारीख पर ही झूठे मुकदमे से बरी करवाया जा सके। देवीलाल ने उन बुजुर्गों के दबाव में आकर, परिवार के लोगों के दबाव में आकर ये बात मान ली और अपनी जमानत करवाकर हिसार से चौटाला गांव में आ गए। तभी तक कालवाड़ा का मोर्चा चल रहा था। यह सीधे घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे थे और वहां पर लोगों में पहले ही खबर फैल गई थी कि देवीलाल तो माफी मांगकर जेल से बाहर आ गया है। देवीलाल ने जब ये सुना तो उनके मन को बहुत चोट लगी और इस झूठे कलंक को धोने के लिए वो वापस अपना घोड़ा वहीं छोड़कर गाड़ी से हिसार पहुंचे और अपनी जमानत रद्द करवाकर दोबारा से जेल पहुंच गए। और हिसार जेल में उस समय रत्ताखेड़ा गांव का सदासुख नंबरदार नाजायज पिस्तौल रखने के जुर्म में सजा भुगत रहा था। उसने देखा कि जेल वाले चौधरी देवीलाल को बेड़िया पहनने के लिए कह रहे थे और देवीलाल के साथ कई और कैदियों का तबादला उस समय हिसार से लाहौर करने के आदेश हुए थे। लाहौर की जेल बहुत कुख्यात जेल थी दोस्तों, और उन सबको हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर तैयार खड़ा किया गया था। देवीलाल जब अपना जो पाँव था उसमें हाथों में पाँव में बेड़ियां पहन रहे थे तो उनके जो पहलवानी की वजह से कुछ उनका कद काठी ऐसी थी कि बहुत मोटे पाँव उनके थे और उसमें वो जो बेड़ी थी वो आ ही नहीं रही थी। जैसे तैसे करके पैर की एक बेड़ी को अपने पैर में फंसाया उन्होंने, और जब इसका मुंह बंद करने के बाद वो खड़े हुए तो जमीन पर पाँव पटका तो बेड़ी खुलकर नीचे गिर पड़ी। और इसी बीच जेल अधिकारियों के पास ये संदेशा आया कि देवीलाल का तबादला लाहौर जेल नहीं करना है और इन्हें लाहौर नहीं ले जाना है। तो इसके बाद जो सदासुख था और उसके जो दूसरे साथी थे उन्होंने ये कहना शुरू कर लिया, भाई ये देवीलाल तो देवी का स्वरूप है, इसके तो तबादला भी रुक गया है जेल में जाने का। उसके बाद उनकी कई कहानियां क्षेत्र में फैली दोस्तों और वो चर्चा में रहेगा। क्रांतिकारी जीवन में आगे भी कई मोड़ आने हैं दोस्तों उनके, और जब हम बातचीत करना शुरू कर चुके हैं तो वो तसल्ली के साथ ये बातें करेंगे। कल के 3 बजे के वीडियो में कुछ और प्रसंग मैं आपको उनके क्रांतिकारी जीवन के बताऊंगा दोस्तों। एक दिन में कोई आदमी इतना ख्याति हासिल नहीं करता है, चाहे कोई भी महापुरुष हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, कोई भी जीवन में जिसने कुछ अर्जित किया हो, उसके पीछे संघर्ष की लंबी दास्तान होती है दोस्तों। और उससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हम पर ये गुजरे या हम उस तरह के दौर में गुजरे तो संयम मत खोएं। चौधरी देवीलाल ने संघर्ष किया था तभी उनका नाम हुआ। चौधरी देवीलाल की कहानी 3 बजे सुनते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो कमेंट करके शाबाशी दे दिया करें। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। शुक्रिया, नमस्कार।